नमस्कार। बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम मार्च 2026 के उन सभी राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर गहराई से बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी साबित हो सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनें और हो सके तो नोट्स भी बना लें, क्योंकि ये फैक्ट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कुछ प्रमुख नियुक्तियों और सम्मानों से। फिर हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में भारत ने क्या नई ऊंचाइयां छुई हैं। इसके बाद स्वास्थ्य, पर्यावरण और राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर बात होगी। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा रिवीजन क्विज भी होगा ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है प्रमुख नियुक्तियां और सम्मान। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीलिम्स में इस सेक्शन से सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसलिए यहां पर हम जिन भी लोगों और घटनाओं की बात करेंगे उन्हें नोट करना बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके इन महत्वपूर्ण हस्तियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नाम है श्री त्रिलोचन पोखरेल का। इन्हें सिक्किम का गांधी भी कहा जाता था और ये वहां के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। अब उनके सम्मान में पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। ये एक बहुत अच्छा कदम है क्षेत्रीय नायकों को राष्ट्रीय पहचान देने का। दूसरा नाम है मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का। इन्हें 2027 में होने वाली भारत की पहली डिजिटल जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब इनकी कला के जरिए जनगणना जैसे जरूरी काम के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। और तीसरा, ये तो एक ऐतिहासिक घटना है, डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। वो पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की सदस्य बनी हैं और इसी के साथ वो भारत की पहली ओपनली क्वियर सांसद बन गई हैं। ये LGBTQ+ समुदाय के प्रतिनिधित्व और हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण खंड की तरफ, बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी। देखिए, किसी भी देश की तरक्की का रास्ता उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर ही गुजरता है। मेंस परीक्षा के लिए ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के साणंद में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम बनाया है। 5 लाख वर्ग फुट में फैला ये भारत का पहला ATMP यूनिट है। मतलब असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग यही होगी। इसका असली मतलब समझिए, इससे भारत सेमीकंडक्टर के लिए न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि दुनिया की सप्लाई चेन में चीन पर जो हमारी निर्भरता है वो भी कम होगी। मेक इन इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जगह का नाम अच्छे से याद रखिएगा, साणंद, गुजरात। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1143 किलोमीटर। मार्च 2026 तक भारत में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 1143 किलोमीटर तक पहुंच गई है। ये दिखाता है कि हमारे शहर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकारें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार कर रही हैं। इससे लोगों का आना जाना आसान होता है और प्रदूषण भी कम होता है। इसी के साथ दिल्ली को अपनी पहली रिंग मेट्रो यानी पिंक लाइन भी मिल गई है, जिससे राजधानी की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। हम इस स्लाइड को देखिए, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये बार चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। ये हमारे शहरी विकास में एक बहुत बड़ी छलांग है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। रेलवे में भी कमाल के बदलाव हो रहे हैं। नमो ग्रीन रेल, जो कि भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है, उसका हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच सफल ट्रायल हो चुका है। और इसे बनाया किसने है? चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF ने। यह नेट जीरो के लक्ष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला सरकारी बैंक बन गया है। इस पैसे का इस्तेमाल पर्यावरण के अनुकूल प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा। हमारा अगला सेक्शन है स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय। सरकारी योजनाओं, हेल्थ इनिशिएटिव्स और हमारे संवैधानिक अधिकारों से जुड़े सवाल प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही खूब पूछे जाते हैं, तो इस पर जरा खास ध्यान दीजिएगा। पब्लिक हेल्थ की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। तो ये अभियान भविष्य में हमारी बेटियों को इस जानलेवा बीमारी से बचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। अब एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर बात करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा केस में लिविंग विल के आधार पर पैसिव यूथेनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान किसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसे सम्मान से मरने का अधिकार है और उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जा सकता है। ये एक्टिव यूथेनेशिया से बिल्कुल अलग है, जिसमें कोई जहरीला इंजेक्शन देकर जीवन खत्म किया जाता है, जो भारत में आज भी गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का एक और ऐतिहासिक फैसला ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर है। देखिए, पहले क्या होता था कि जो माताएं बच्चा गोद लेती थीं, उन्हें मैटरनिटी लीव बच्चे की उम्र के हिसाब से मिलती थी। ये एक तरह का भेदभाव था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का हवाला देते हुए कहा है कि गोद लेने वाली माताओं को भी बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, पूरे 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। ये फैसला जैविक और गोद लेने वाली माताओं को बराबरी पर लाता है। साल 2027 में भारत अपनी पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना करने जा रहा है। इसके लिए 2 मैस्कट भी लॉन्च किए गए हैं। एक महिला कैरेक्टर है प्रगति और एक पुरुष कैरेक्टर है विकास। और हां, इन्हें याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी है। बस इतना याद रखिए कि देश की प्रगति और देश का विकास, ये दोनों मिलकर ही जनगणना को सफल बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यावरण और ग्रामीण विकास से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स की। ये दोनों ही टॉपिक बीपीएससी के सिलेबस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। जैसा कि आप इस डोनट चार्ट में देख सकते हैं, भारत अब दुनिया में नारियल का नंबर 1 उत्पादक देश बन गया है। दुनिया के कुल उत्पादन का 30% से ज्यादा हिस्सा अब भारत का है। ये हमारे किसानों की मेहनत का ही नतीजा है। वन्यजीव संरक्षण की बात करें तो प्रोजेक्ट चीता लगातार आगे बढ़ रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से 9 नए चीते लाए गए हैं। इसी के साथ पार्क में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 48 हो गई है। अब कुछ और जरूरी पॉइंट्स पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। पहला, ओडिशा के कुसुनपुर को देश का पहला स्मार्ट विलेज घोषित किया गया है। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की लागत से एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जाएगा। तीसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। और आखिर में वाराणसी ने 1 घंटे में 2.51 लाख पेड़ लगाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये वाकई कमाल है। अब हम कुछ राज्यों से जुड़ी खास खबरों पर ध्यान देंगे। ये याद रखना जरूरी है कि कई बार राज्यों में लिए गए फैसले पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक और संवैधानिक डेवलपमेंट है। उत्तराखंड के बाद गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। आपको याद दिला दूं कि यूसीसी का जिक्र हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 44 के तहत किया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। इसका मकसद है कि शादी, तलाक, विरासत जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो। ये टॉपिक हमेशा चर्चा में रहता है, इसलिए परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने घटती फर्टिलिटी रेट को देखते हुए दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। वहीं राजस्थान ने अपने फेमस हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज कर दिया है। और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़े कानून पास किए हैं। तो चलिए, अब इस सेशन को खत्म करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन क्विज हो जाए। ये देखने का समय है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा वो हमें कितना याद रहा। आपका पहला सवाल स्क्रीन पर है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का ट्रायल किन 2 शहरों के बीच हुआ? जरा सोचिए। बिल्कुल सही। सही जवाब है जींद और सोनीपत, हरियाणा। जिसका भी जवाब सही था, बहुत बढ़िया। और अब दूसरा सवाल। 2027 की डिजिटल जनगणना के लिए शुभंकर यानी मैस्कॉट कौन है? याद करने की कोशिश कीजिए। एकदम सही, शुभंकर हैं प्रगति और विकास। हमारी ट्रिक याद है ना, देश की प्रगति और विकास। अच्छा, जाने से पहले एक और जरूरी फैक्ट जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यकाल को मिलाकर देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने 8,931 दिनों तक सेवा देकर ये रिकॉर्ड बनाया है। और आखिर में एक सवाल जो आपको एक प्रशासक की तरह सोचने पर मजबूर करेगा।
एक भावी सिविल सेवक होने के नाते आज हमने जिन भी विकासों की बात की, चाहे वो डिजिटल जनगणना हो, एचपीवी वैक्सीन हो या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, आप एक कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इन सब का फायदा बिहार के एक दूर दराज के गांव में बैठे आम नागरिक तक पहुंचे? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि जानकारी को जमीन पर उतारना ही आपकी असली परीक्षा होगी। आज के लिए इतना ही। शुभकामनाएं।